जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। मोनस इलाही साहब के एक बयान ने नया तहलका बचा दिया है, एक नया बहरान खड़ा कर दिया। उनका ये कहना था कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने ये कहा था कि आप लोग इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हो जाएं। इसकी पूरी बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा कि क्या मोनस इलाही साहब ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जनरल बाजवा का क्या किरदार था और इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार था और क्या वाकई ही ऐसा हुआ था। पूरी तफसील के साथ आपको पहली मरतबा इस वीलॉग में बताया जाएगा। और आज पाकिस्तान के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है और इस इलेक्शन को एक बड़ा इलेक्शन करार दिया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब ने 21 सीटें निकालनी या 21 में से मैक्सिमम सीटें निकालनी तो इसका मतलब यह होगा कि उनका जो नैरेटिव फार्म 45 का था वो दुरुस्त हो गया। और अगर इमरान खान साहब मैक्सिमम सीटें नहीं निकाल पाते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करेगी, यह भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल यह है कि बयान बदलते हुए देर नहीं लगाते। यू टर्न ऐसे लेते हैं कि यू टर्न को भी बाज़ औक़ात तरस आ जाता है या उसे भी अफसोस होना शुरू हो जाता है कि मैं यू टर्न क्यों था। मोनस इलाही साहब इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हैं। मोनस इलाही साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब इनके मामू हैं। और आपको याद होगा कि 2022 में जब गवर्नमेंट बन रही थी, नई गवर्नमेंट बन रही थी और यहाँ पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर रही थी पीडीएम, तो उससे पहले उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब बल्कि चौधरी शुजात साहब से मुलाकात करके, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेके चौधरी साहबान के पास गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये दावत दे दी थी कि आप हमारे मुश्तरका उम्मीदवार बन जाए और पंजाब के अंदर आप चीफ मिनिस्टर बने। और साथ ही दुआ भी हुई, फिर मिठाई भी हुई, फिर फूल भी तकसीम हुए। और रात को आसफ अली जरदारी साहब के घर जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कमाल किरदार अदा किया और आपकी वजह से अब हम दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। लेकिन अगले दिन फिर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुला लिया और उसके बाद मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बनी गाला गए और वहाँ खड़े होकर उन्होंने जो पिछला मौक़िफ़ था उससे यू टर्न ले लिया और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चौधरी ज़हूर इलाही साहब का ख़ानदान तकसीम हो गया। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान दरार पड़ गई और दोनों भाई अलग हो गए और अब दोनों के दरमियान टॉकिंग टर्म्स तक नहीं है। बच्चे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, चौधरी शुजात साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। मोनस इलाही साहब अपने वालिद साहब के साथ शिरकत इक़्तिदार करके पंजाब में से बहुत ज़्यादा पैसा समेट के जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी मान रही है और फिर गवर्नमेंट का भी ये कहना है और एस्टैब्लिशमेंट का भी ये कहना है, उसके बाद वो फौरी तौर पर स्पेन चले गए। वो स्पेन में बैठे हुए हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में बड़ी बुरी हालत में है। कल मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए रिक्वेस्ट की थी एस्टैब्लिशमेंट से, रियासत से, गवर्नमेंट से कि वो खुदा खौफी करे। 78 साल का एक सियासतदान है और बड़ा मोअज़्ज़ज़ शख्स है, उसके साथ इतनी ज़्यादती ना करें कि वो दुनिया से रुखसत होते हुए आपको बद्दुआएं दे जाए। लेकिन उनके साहबजादे जो इस वक्त स्पेन में बैठे हुए, उन्हें अपने वालिद के ऊपर तरस नहीं आ रहा। उन्हें चाहिए था कि वो यहाँ खड़े होते, एक पंजाबी जट बेटा साबित होते, अपने वालिद के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते और अगर वक्त और कानून इजाज़त देता तो वालिद को घर जाने देते और उनकी जगह अपने आप को जेल में पहुंचा देते या इन मुकदमात को फेस करते। लेकिन साहबजादे बाहर बैठे हुए हैं, वालिद साहब यहाँ पे बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। तो एक अजीब सी रवायत कायम कर दी है इन्होंने कि बेटा ऐश कर रहा है और बाप तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू उनका एक ताज़ा तरीन बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान साहब का साथ दें, इस वजह से हमने पीडीएम के साथ जो मुआहिदा था वो तोड़ दिया। बल्कि उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा साहब ने बुला के हमें कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ जाएं। तो फिर मैंने अपने वालिद से कहा कि अब तो कोई जवाज़ ही नहीं बचता और अब हमें इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए और मैं फिर अपने वालिद को लेके इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हो गया। मोनस इलाही साहब का ये दूसरा बयान है, क्योंकि इससे पहले मेरे सामने उन्होंने एक और बयान दिया था। मैं बाकायदा इसकी बैकग्राउंड आपको बताता जाता हूँ। बहरहाल हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जा रही थी और उस वक्त सबको महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब की गेम मुक गई है, ये गुड्डी जो है ना ये लुट गई है। और उस वक्त चौधरी साहबान जो थे उन्होंने भी एक बयान देना शुरू कर दिया था, बल्कि एक खौफनाक किस्म का बयान चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दिया था। उन्होंने मेहर बुखारी साहब से बात करते हुए ये कहा था कि अब इस बच्चे को नीचे उतार देना चाहिए, कितनी देर तक एस्टैब्लिशमेंट इनकी नैपियाँ चेंज करती रहेगी और ये कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से उस वक्त तक मिनरफ हो चुके थे, इतने दूर हो चुके थे
और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करना शुरू कर दी थी, बयान भी देने शुरू कर दिए थे और इमरान खान साहब से मुलाकात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर पीडीएम के साथ उनका राब्ता हुआ और ये राब्ता मोहसिन नकवी साहब के घर हुआ था और इसमें आसफ अली जरदारी साहब ने मेन किरदार अदा किया था। आसफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को एक्टिव किया। मोहसिन नकवी क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने चौधरी साहबान को राज़ी किया और फिर वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स चौधरी शुजात साहब के घर और मोहसिन नकवी साहब के घर होती रही। उसमें पूरा शिरकत इक़्तिदार का पूरा एक फार्मूला तय कर लिया गया। उसके बाद जो अगली सीट्स थी, जो अगले इलेक्शंस की जो सीटें थी वो तक तय हो गई कि सूबाई असम्बली की कितने सीटें चौधरी साहबान के पास जाएंगी, वफाक की कितनी सीटें उनके पास जाएंगी, वजारतें क्या क्या कैसे कैसे तकसीम होंगी, ये सारी चीज़ें मोहसिन नकवी साहब और चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब के घर तय हो गई। उसके बाद फिर फार्मली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इनके घर जाना शुरू किया और आखिर में राना सनाउल्लाह साहब कुछ लोगों को साथ ले गए, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी शामिल थे, अयाज सादिक साहब भी शामिल थे। ये रात के वक्त चौधरी साहबान के घर चले गए इस्लामाबाद, फिर वहाँ पे खाना हुआ। फिर उसके बाद 3 बार राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें बताया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं पंजाब के, आपको कबूल है। और जिस तरह निकाह होता है उस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कबूल कहा। फिर उसके बाद वहाँ पर दुआ हुई और दुआ बड़ी लंबी हुई थी और दुआ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने करवाई थी और बड़ी लंबी लंबी आमीनें होती थी। उसके बाद रात देर हो गई थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमने अभी फौरी तौर पे आसिफ जरदारी साहब के घर जाना है और उनके घर जाकर उनको मुबारकबाद पेश करनी है। फिर रात के वक्त फूलों का बंदोबस्त किया गया, मिठाई का बंदोबस्त किया गया, फिर आसिफ अली जरदारी साहब को जगाया गया, उनको शुक्रिया अदा किया गया। उसके बाद ये वफ्त वापस आया और उसके बाद सो गए। सुबह के वक्त इमरान खान साहब ने अपने 3 लोग उनके पास भिजवा दिए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिनमें परवेज़ खटक साहब शामिल थे और असद उमर साहब शामिल थे। इन तीनों ने जाकर परवेज़ इलाही साहब को मनाने की कोशिश की, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारी बात हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर परवेज़ खटक साहब ने उनसे अलग बात की और उसके बाद मुनस्सिर इलाही से भी उन्होंने बात की और उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब ने इनको कहा कि मैं जाके इमरान खान साहब से बात करता हूँ और फिर मैं आपको बुलाऊँगा। और मुझे ये सारी बात मुनस्सिर इलाही साहब ने खुद बताई थी। उन्होंने बताया कि मेरे साथ परवेज़ खटक साहब ने ये कमिटमेंट की थी कि मैं जाऊँगा, इमरान खान साहब से बात करूँगा और अगर इमरान खान अपनी कमिटमेंट निभाएगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, उसके बाद आपने आना है। और अगर मेरे अलावा अगर इमरान खान साहब आपको बुलाएं तो आपने वहाँ नहीं जाना। तो उन्होंने कहा जी मेरी परवेज़ खटक साहब से कमिटमेंट हो गई। उसके बाद वो गए। जाने के बाद मुझे MS का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं और वो बनी गाला में आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि परवेज़ खटक साहब से मेरी बात करवा दें, मैं परवेज़ खटक साहब से पूछ के आपको बताऊँगा। तो उन्होंने कहा जी परवेज़ खटक साहब मेरे साथ बैठे हुए, आप ये उनसे बात कर लें। तो फौरी तौर पर परवेज़ खटक साहब ने फ़ोन ले लिया और उन्होंने कहा कि हाँ आ जाए चौधरी साहब आ जाएँ, इमरान खान साहब से मेरी बात होगी और अब वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए और वहाँ जाके फिर हमने इमरान खान साहब ने हमें ऑफ़र कर दी और उसके बाद हमारी बात उनके साथ बन गई। मैंने उस वक्त उनसे पूछा था कि क्या आपको जनाब बाजवा साहब ने फ़ोन किया था इस दौरान, क्योंकि मुझे ये पता चला था और मुझे एक ब्रीफिंग उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। अकेला बंदा था मैं, जिसमें मुझे उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने क्लियरली बताया था कि हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब की तरफ नहीं भिजवाया, बल्कि जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि जब PDM के लोग, बल्कि नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जब उनके पास पहुंचे थे तो फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह मुझे उन्होंने ऑफ़र किया है। तो मैंने उनसे कहा जी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका सियासी फ़ैसला, आपको ये करना चाहिए। फिर जनरल बाजवा साहब ने बताया कि दूसरे दिन दोबारा उनका मुझे फ़ोन आया और उस पर उन्होंने कहा कि आप क्लियर बताएं हमें कि मुझे इमरान खान के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इमरान खान के तीनों लोग भी आ गए और उन्होंने भी ये सेम ऑफ़र किए, या फिर हमें पुरानी कमिटमेंट निभानी चाहिए। तो उस पर जनरल बाजवा का उनको ये कहना था कि देखें आप सियासी शख्सियत हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, फ़ैसला आपने खुद करना है। तो इस पर फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी मेरा दिल करता है कि मैं इमरान खान साहब के पास चला जाऊँ कि वहाँ पर मुनस्सिर इलाही साहब जो है उनकी बड़ी स्पेस है और यहाँ पे मुनस्सिर इलाही की स्पेस नहीं है। तो उस पर जनाब बाजवा ने कहा देखें फ़ैसला आपने खुद करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें। बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जनाब बाजवा साहब ने ये भी कह दिया कि ठीक है जी, अगर आप ये समझते हैं कि आपका फ्यूचर यहाँ पे बेहतर है तो आप यहाँ चले जाएं, लेकिन मेरा कोई असरार नहीं है, ना मैं आपको इमरान खान के पास भेजना चाहता हूँ, मैं आपको ना मुस्लिम लीग नून के पास भिजवाना चाहता हूँ, ये फ़ैसला आपका अपना है। तो ये जनाब बाजवा साहब ने मुझे खुद उस ज़माने में बताया था।
बहरहाल उसके बाद चले गए वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब अलग हो गए। वो इमरान खान साहब के पास चले गए। इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ दिनों बाद अयाज सादिक साहब और साद रफ़ीक साहब की मुलाकात हुई मोनस इलाही साहब से, और इन दोनों ने पूछा कि आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, आपने कमिटमेंट तोड़ी क्यों? क्यों आपने जो पुराना रास्ता छोड़ के आप इमरान खान के पास चले गए? तो उसमें जिस कमरे में ये बैठे हुए थे, मोनस इलाही साहब उठे और उठ के उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई, और कुंडी लगा के उन्होंने इन दोनों से कहा कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था इमरान खान साहब के पास आ जाएं, और उस वजह से मुझे अपनी कमिटमेंट तोड़नी पड़ी। तो अगस्त 2022 में, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सालक चौधरी साहब, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के बड़े साहबजादे हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और फिर मैंने 2 कॉलम्स लिखे थे कि चौधरी शुजात हुसैन और सालक चौधरी का क्या मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल पे। तो उन कालमों के बाद फिर मोनस इलाही साहब ने मुझसे रब्ता किया, और ये रब्ता इनके दोस्त हैं कि आमिर जुल्फ़कार साहब, और यहाँ पे उनकी गाड़ियों का शोरूम है, और उनकी रिश्तेदारी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी। तो मेरे उनके साथ बड़े पुराने ताल्लुक़ थे और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वो। तो उन्होंने कहा कि आपसे मोनस इलाही साहब मिलना चाहते हैं। तो मैं फिर आमिर जुल्फ़कार साहब के घर गया, और वहाँ पे मोनस इलाही साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मोनस इलाही साहब ने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई कि हमारी फैमिली के अंदर क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे, कहाँ कहाँ इशू थे। वहाँ मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या वाकई आपने अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब से कहा था कि जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा है कि आप इमरान खान साहब के पास चले जाएं? वहाँ पे मोनस इलाही साहब ने कहा कि ये बात 100% गलत है, और आप अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब से कहें कि कुरान मजीद सामने रख के हलफ दे दें कि मैंने क्या ये बात की थी या नहीं की थी। और मैं आपको हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमें जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहा था कि आप इमरान खान साहब को ज्वाइन करें। ये अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब झूठ बोल रहे हैं। और मैंने जब दोबारा जाके अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब से ये कन्फर्म किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ और लोगों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मोनस इलाही साहब ने हमें कहा था, और ये वो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं, और ये बात हुई थी, और इसी तरह उन्होंने कुंडी लगा के अंदर बैठ के ये बात हमसे की थी। लेकिन ज़ाहिर है मोनस इलाही साहब मुकर गए थे उस वक्त। फिर ये मैंने कॉलम लिखा, उस कॉलम का एक हिस्सा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये कॉलम 14 अगस्त 2022 को छपा था, और मेरी मुलाकात 1 हफ़्ता पहले इनसे हुई थी। इस कॉलम का पहला हिस्सा 11 अगस्त 2022 को इशाया हुआ, और जो दूसरा हिस्सा था वो 14 अगस्त 2022 को छपा। इसके अंदर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनके अल्फाज के। उन्होंने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ, और अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब कुरान पे हलफ दे दें कि मैंने कोई ये बात की हो। तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हमें जनरल बाजवा साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था, और हम अपनी मर्ज़ी से इमरान खान साहब के पास गए थे, और उसकी वजह यही थी कि हमें इमरान खान साहब अच्छे लगते थे, दूसरी तरफ से ऑफ़र बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमने महसूस ये किया कि इमरान खान का साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमारा पॉलिटिकल कैरियर भी बनेगा, और दूसरा अवाम इमरान खान साहब को इस वक्त पसंद कर रहे हैं। उससे पहले जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन यूँ ही वो इक़्तिदार से बाहर निकले और लोगों ने उनको कंधों पे उठा लिया, तो हमें ये महसूस हुआ कि इमरान खान का साथ देना इस वक्त ज़रूरी है। तो हमने आवाम की आवाज़ सुन के इमरान खान का साथ दिया था। लेकिन अब इतने अरसे बाद, अब आप अगस्त 2022 के बाद अगस्त 2023 है, उसके बाद 2024 है, तो अप्रैल 2024 में अचानक मोनस इलाही साहब ने यह कह दिया कि जनाब हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान साहब के पास चले जाएं। तो मैं इस बात को हज़म करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और आप यू टर्न लेते हुए आपको 1 मिनट लगता है कि उस वक्त आप कुछ कह रहे थे, आपने अयाज सादिक को, ख्वाजा साद रफ़ीक को कुछ कहा, मुझे आपने कुछ कहा, और आप उस वक्त हल्फ देने के लिए तैयार बैठे हुए थे, और उसके बाद जाके आज आपने कहा कि जनरल बाजवा ने कह दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, फिर ये मुल्क को चलाना चाहते हैं, फिर ये सूबों को चलाना चाहते हैं, और 12 करोड़ के सूबे के आप स्याह और सफ़ेद के आप मालिक भी रहे हैं, और आगे भी आपने चीफ मिनिस्टर बनना है, इमरान खान साहब का आपने साथ भी देना है, और अचानक आपने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। एक साइड पे हल्फ है, दूसरी साइड पे फिर ये हकीकत है। तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है करैक्टर लूज़ हो गया है सियासत का, और यहाँ पे अब इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही, और इस करैक्टर की वापसी भी मुझे अब सरदस्त नज़र नहीं आ रही। तो मोनस इलाही साहब को सोचना चाहिए, और सोच के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं कॉलम दोबारा शेयर कर रहा हूँ,
और इस कालम की इशाअत को अब 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने किसी जगह इसकी ना तरदीद की थी, ना वजाहत की थी, ना इसको ठीक करने की कोशिश की थी, ना उन्होंने फैक्ट्स की करेक्शन की बात की थी। लेकिन अब जाके उन्होंने एक लंबा यू टर्न लिया। आज 21 अप्रैल है और आज पाकिस्तान के अंदर 21 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी बाकायदा इलेक्शन लड़ रही है। और इमरान खान साहब ने उससे पहले ट्वीट करके पूरी कौम से ये कहा है कि आप लोगों ने वोट देना है, वोट देने के बाद आपने वहाँ पे बैठना है, अपने वोट की पहरेदारी करनी है, और जब तक आपको फॉर्म 45 नहीं दिए जाते आपने वहाँ रहना है, और उसके बाद जब तक फॉर्म 47 का फैसला नहीं होता आपने आरओ के दफ्तर का घेराव रखना है, आपने वहाँ से उठना नहीं, जाना नहीं। अब आपने वोट नहीं देना, वोट की पहरेदारी भी करनी है। इमरान खान साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है, और ये क्लियर मैसेज ये साबित करता है कि इलेक्शन के अंदर वाकई ही गड़बड़ होती है, और अब जिसने भी इलेक्शन जीतना है उसे बाकायदा अपने वोट की पहरेदारी करना पड़ेगी। पहले लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ते थे, कंपेन करते थे, फिर वोटर्स को कन्विंस करते थे कि आपने हमारे साथ आना है, और फिर वहाँ पे जाके वोटर की को फैसिलिटेट भी करते थे, उसको ले के भी आते थे, उसको छोड़ के भी आते थे, उसको खाना भी खिलाते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब उम्मीदवार को अपने वोटों की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। फॉर्म 45 लेने के बाद उसे फॉर्म 47 का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और जब तक नतीजा नहीं निकलता, जब तक उसे क्लियर नहीं कर दिया जाता, उसे जीतने का, उसकी जीत का ऐलान नहीं किया जाता, उस वक्त तक उसे आरओ के दफ्तर के बाहर भी बैठना पड़ेगा। तो ये है प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि यहाँ पे इलेक्शन वाकई रात के अंधेरे में चोरी हो जाता है। अब अगर ये चोरी से बचाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई ऐसी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें कि जिससे पाकिस्तान का कम अज़ कम इलेक्टोरल सिस्टम ही क्लीन हो जाए। अगर ये सिस्टम क्लीन हो गया तो उसके बाद आइन भी ठीक हो जाएगा, कानून भी ठीक हो जाएगा, और अगर यही सिस्टम ठीक नहीं होता तो ना आइन बचेगा, ना कानून बचेगा, ना यहाँ पे अखलाकियात बचेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जीत जाएंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के जीतने के चांसेस तो हैं, क्योंकि पॉपुलर वो अभी भी हैं। लेकिन अगर वो आधी से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाते तो फिर वो दोबारा यही कहेंगे कि हमारे साथ झुंडू फेरा गया है, और इस बार जो धांधली हुई बड़ी सिस्टमेटिक हुई है, और इसमें अब उन्होंने हलकों के अंदर ही गड़बड़ कर ली है। अब उन्होंने फॉर्म 45 और 47 तक जाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो इमरान खान साहब के एतराज़ात अभी तैयार पड़े हुए हैं, तो किसी वक्त भी जब ये शाम को रिजल्ट निकलेगा तो इमरान खान साहब इसे डिसऑन कर देंगे। और अगर इमरान खान साहब के वोट ज़्यादा निकल आए, इमरान खान साहब के उम्मीदवार जीत गए, तो फिर पाकिस्तान में एक लंबी तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ऐलान करेंगे, और वो कहेंगे कि जो रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शन के थे वही जनरल इलेक्शन के थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे फॉर्म 47 में हमारे साथ कितनी बेईमानी हुई। तो इमरान खान साहब इस इलेक्शन के बुनियाद पे तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे, और अगर इमरान खान साहब हार गए तो ज़ाहिर है फिर एतराज़ और दावा तो मौजूद है कि इसमें भी झुरलू फेरा गया है, इसमें भी हमारे साथ बेईमानी की गई।